तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी तो एकदम मस्त चल रही होगी। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों। आज उसी के चलते हम पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन से रिलेटेड आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है। इसी के साथ दो चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर इसमें संविधान संशोधन बताए गए हैं और कई बार हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ये तो बेसिक हो गए, लेकिन इनसे भी एडवांस कुछ क्वेश्चंस जब हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो हम देखते रह जाते हैं। आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश क्या, ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। बस क्या करना है, पूरी क्लास देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं देखने के साथ साथ, क्योंकि केवल देखकर मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ाना, आपको अपने नोट्स बनाने, एग्जाम क्लियर करना है। और इतना तो आप अब तक जान गए होंगे कि हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन टॉपिक के बेसिस पर अब हमारे प्रैक्टिस सेट में जो है आंसर भी जो है हमारे ज्यादा होने लग गए हैं, अच्छे वाले आंसर जो पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। क्योंकि हम जब कमेंट देखते हैं तो बच्चों का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो इसी के साथ हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? देखो क्वेश्चन कितना, इसकी क्वालिटी, मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब संघ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो लास्ट पॉलिटी की क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया था, संसद का भी जिक्र किया था, तो वही सारी चीज हैं। अब अगर मैं बात करूं सर, आर्टिकल ऑप्शन ए है आर्टिकल 351, ऑप्शन बी है आर्टिकल 343, ऑप्शन सी है आर्टिकल 348 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 345। देखो जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने मन ही मन में या तो इसका आंसर एक बार सोच लो या फिर कमेंट में मुझे बता दिया करो, है ना, कि आंसर क्या है। मुझे पता होना चाहिए मेरा जो बच्चा पढ़ रहा है, जब वो क्लास ले रहा है तो उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो कितना जानता है कितना नहीं जानता। वरना अगर आप ये सारी चीजें जानते तो फिर हम इससे आगे बढ़े। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 343। क्यों रहेगा आइए चलिए सब समझते हैं। तो देखो समझने की बात अगर यहां पर आती है तो सर आंसर तो आर्टिकल 343 है, लेकिन आर्टिकल 343 में बताया क्या गया है सर? 343 में बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो अगर तुमसे पूछे कि संघ की राजभाषा क्या रहेगी, तो संघ की राजभाषा क्या रहेगी सर? हिंदी रहेगी, ऑफिशियल आर्टिकल 343 के हिसाब से। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो अगर बात की जाए सर हिंदी, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है सर? तो हिंदी लिखी जाती है सर देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है, इसी तरीके से पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है सर? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इसी तरीके से ये इस तरीके का है। ठीक है, अंग्रेजी शहर राजभाषा के रूप में जारी रहेगी। क्लियर? इंग्लिश विल कंटिन्यू एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि भाई एक बात बताइए, हम हिंदी को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करें, अगर हम किसी ऐसी कंट्री से बात कर रहे हैं जहां पर हिंदी लोग नहीं जानते, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए हमको इंग्लिश का भी यूज करना पड़ेगा, है ना। इसलिए उसके बाद इनिशियल प्लान, मतलब इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स टिल 1965। क्या कह रहा है? शुरुआती योजना अंग्रेजी केवल 15 वर्षों के लिए अपनाई गई थी 1965 तक। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के कारण जारी रही। तो अगर बात की जाए तो शुरू में अंग्रेजी कितने समय के लिए अपनाई गई थी सर? 15 वर्षों के लिए अपनाई गई थी, लेकिन बाद में चलकर ये एक्ट 1963 के कारण आगे भी जारी रही और अब तक चल रही है। इसके बाद अगर आगे की तरफ देखें सर, तो क्या है सिस्टम, यहां पर देखते हैं। तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषाओं से संबंधित जो कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं, कुछ हमारे जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों के बारे में अब देख लेते हैं। जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, ये किस अनुच्छेद में बताया गया सर? आर्टिकल 343 में। आप भी जब किसी से बात करें, किसी से आर्गुमेंट करें कि हिंदी है संघ की राजभाषा, कोई कहे मैं तो नहीं मानता, तो उससे क्या कहोगे? अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है, जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है तो मानना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
इंपॉर्टेंट, अभी आगे चल के इन सब चीजों से समझते हैं। भाई देखो, कुछ जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें कवर करनी है एग्जाम में, जो जो चीज आएंगी वही वही चीज पढ़ा रहा हूं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। तो लेकिन आपको ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से नोट डाउन करते चले जाओ। आर्टिकल 344 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 344 क्या कह रहा है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति, राजभाषा आयोग क्या होगा, कमीशन एंड कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि देश में 28 राज्य हैं और बहुत सारी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो तमिलनाडु के लोग वो हिंदी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर पता किया जाएगा कि भैया देश में जो है हिंदी सही तरीके से, हिंदी के बेसिस पर हम इसे राजभाषा रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आर्टिकल 345 में क्या बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, भाई राज्यों की राजभाषा। अनुच्छेद 345 में बताया गया है कि राज्यों की राजभाषा, जैसे आप यूपी, तो यूपी उत्तर प्रदेश में राजभाषा क्या सर, हिंदी और उर्दू, उस हिंदी और उर्दू ही है। ठीक है, तो बात उसके बाद की जाए तो सर अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में क्या, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की राजभाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। आर्टिकल 348 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, सर इंग्लिश यूज की जाएगी। कौन सी यूज की जाएगी, इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल 351 क्या बताता है सर, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं ना भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं उसी की बात कर रहा हूं ना सर। तो देखो, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये आपकी कॉपी पे लिखे होने चाहिए, आपकी नॉलेज में होने चाहिए और आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप एग्जाम में जाएं तो इन क्वेश्चंस को छोड़कर ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़कर आएंगे और यही वो क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पर आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे, आपने जुनून पाला था, जिस जुनून में आप भी साथ साथ चल रहे हैं और मैं भी साथ साथ चल रहा हूं। हम एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। क्लियर। अगली बात सर, आगे की तरफ देखते हैं सर। तो 8th शेड्यूल, हमारी जो अनुसूचियां हैं भाई, जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था सर? 26 नवंबर। 26 नवंबर कौन सा ईयर? कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है 26 नवंबर कब बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान। ठीक है, तो 26 नवंबर कौन सा ईयर था वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो यार। मुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना, मेरे बच्चे एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं या केवल मजाक ही कर रहे हैं। क्लियर। देखो भाई आगे की तरफ आ जाओ, और ये सारी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले की क्लासेस में। अगर जो बच्चा नहीं जानता वो पहले की क्लासेस पढ़ो। ठीक है भाई, देखो 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो गई हैं सर? 12 हो गई हैं। एट प्रेजेंट कितनी अनुसूचियां हैं सर? 12 अनुसूचियां हैं। तो इन अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है। इस अनुसूची में लगभग ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी जब संविधान बना था। ठीक है, अब कितनी है? अब सर 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना मेरे भाई। तो देखो भारतीय संविधान में शुरू में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र था सर? 14 भाषाओं का जिक्र था, लेकिन अब कितनी हो गई सर? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब 22 भाषाएं हैं जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, अब देखो क्या है, जो 14 लैंग्वेजेस तो पहले से थी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई हैं। 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई हैं, और कब कब ऐड की गई हैं, कैसे कैसे ऐड की गई हैं, तो ये हमें सर पता चलेगा। ये हमें ऐसे ही पता नहीं चलेगा सर, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई हैं। क्योंकि हम इतना जानते हैं, क्या जानते हैं हम? अरे सर हम इतना जानते हैं कि जब भी संविधान में कुछ जोड़ा जाएगा या संविधान से कुछ हटाया जाएगा तो क्या किया जाएगा सर? अमेंडमेंट किया जाएगा सर, संशोधन किया जाएगा, और वो संशोधन के बेसिस पर ही जोड़ी जाएंगी। तो देखो सबसे पहले जोड़ी गई सर 15वीं लैंग्वेज सर सिंधी, और कौन से संविधान संशोधन के बेसिस पर जोड़ी गई सर? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 में जोड़ी गई। कौन सी भाषा सर? सिंधी भाषा। सर कौन सी भाषा सर? सिंधी भाषा। ठीक है, उसके बाद सर ये आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नमक नमक
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक 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 आंदोलन गांधी जी ने भी किया था, है ना। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर जोड़ी गई हैं? सर 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, 1992 में जोड़ी गई है, पक्की बात है। सर पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सर सिंधी जोड़ी गई थी। सर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर जोड़ी गई थी? सर 21वें संविधान संशोधन के बेसिस पर जोड़ी गई थी। सर कब जोड़ी गई थी? सर 1967 में जोड़ी गई थी। उसके बाद सर कौन सी आ जाती है? उसके बाद सर न का नमक आ जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर जोड़ी गई है? सर 71वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद 4 और जोड़ी गई। कौन सी 4? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जो लैंग्वेजेस हैं ये जोड़ी गई हैं 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये जोड़ी गई हैं। तो ये सारी लैंग्वेज जो जोड़ी गई हैं बाद में, कितनी? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में। तो उन सारी भाषाओं को देखो, भाषा नहीं, हाँ हमारी भाषाएं होंगी। ठीक है, तो जो सारी भाषाएं हैं इन सारी भाषाओं को 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, नमक 71वां संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये याद रखना है मेरे भाई, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाएं और आप छोड़कर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे और ये क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए मेरे भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं यार क्या है। देखो हमारी सांस्कृतिक भाषाएं, जो हमारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय लैंग्वेजें, शास्त्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तमिल ऐड की गई है भारत में। क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं, जो हमारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, वो तमिल भाषा जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई सर? 2004 में। ठीक है, संस्कृत भाषा 2005 में, कन्नड़ा भाषा 2008 में, तेलुगु भाषा 2008 में, मलयालम भाषा 2013 में, ओडिया भाषा 2014 में। देखो ये 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ये वो भाषाएं थी जो अभी हमने ये पढ़ी, ये वाली ये भाषाएं हैं और ये सांस्कृतिक भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज भारत में कुल क्लासिकल लैंग्वेज भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय सरकार के अनुसार भारत की कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? सर 6 हैं। सर 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं। ठीक है, और 6 की 6 सांस्कृतिक भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सर तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है। ठीक है, तमिल कब ऐड की गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में क्या बताओगे? तमिल कब ऐड की गई? सर 2004 में ऐड की गई। संस्कृत कब ऐड की गई? सर 2005 में ऐड की गई। कन्नड़ा 2008 में। सर तेलुगु 2008 में। सर मलयालम 2013 में। सर ओडिया सर 2014 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच के नहीं जाना चाहिए, तैयार रहो। झपट्टा शेर की तरह मारना है, जैसे शेर एक खरगोश के पीछे भी भागता है और शेर हिरन के पीछे ही भागता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो समय है, जो परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग लड़ना सीखो। जब शेर को भूख ज्यादा है तो उसकी भूख एक खरगोश से भी मिट सकती है, लेकिन जब शेर को भूख ज्यादा है, जब शेर को भूख जो है कई दिनों की भूख है, कई दिनों तक का खाना उसे इंतजाम करना है, तो फिर क्या करेगा? फिर किसी बड़े शिकार के पीछे भागेगा। किसके पीछे भागेगा? बड़े शिकार के, जैसे जंगली भैंसा मार लिया। लेकिन क्या परिस्थिति, आपको हर किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना। यहां पर टिपिकल मत समझो। दिल्ली पुलिस में मेरी गारंटी है, अगर यहां से क्वेश्चन ना आए ना भाई, तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आके कमेंट बॉक्स में बता जाना कि सर आपने कहा था और क्वेश्चन यहां से नहीं आया। मैं मान ही नहीं सकता नहीं आएगा, 100% आएगा। क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, देखते हैं सर क्या कह रहा है ये। भारत में क्वेश्चन क्या है, देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो देखो ऑप्शन ए सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, सर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर क्या है? आइए आंसर देख लेते हैं। तो वैसे तो 73वां संविधान संशोधन है, लेकिन आइए आगे की तरफ भी देखते हैं सर क्या है। तो आगे की तरफ देखेंगे सर, तो देखो सबसे पहले यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो सारे, असल में क्वेश्चन तो एक बहाना है, असल में इस क्वेश्चन के बहाने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। वो जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे कवर कर करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, बस इनको अच्छे से पढ़ डालना है भाई। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो यार दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी एग्जाम में। जो तुम पूरे साल नहीं पढ़े वो तुम्हें कुछ क्लासेस में कुछ वीडियोज में समझा दिया है मैंने, अभी तक पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जानते हैं, ठीक है। दीपक शरावत, ये जितने भी बच्चे हैं अभी हमारे जो लाइव में भी जुड़ते हैं, लाइव का जो हमारा प्रोसेस है वो सब जानते ही। अभी हमने स्टार्ट किया है लाइव, तो लाइव का जो हमारा प्रोसेस है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन दिन हम लाइव आएंगे। 3 दिन हम इस तरीके की वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इस तरीके की वीडियोस डालेंगे, क्लियर, रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि यहां पर हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक कवर कर सकें, क्लियर। तो सर आंसर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखो पंचायती राज को 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? सर 73वां संविधान संशोधन। सर कब हुआ था? इंपॉर्टेंट बात है, सर हुआ कब था? तो हुआ था सर 1992 में। इज दैट क्लियर? लागू कब हुआ? सर इंप्लीमेंट कब हुआ ये हमारे यहां पर? तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई, और यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है सर? 24 अप्रैल का दिन, ठीक है। उसके बाद संविधान में इसे भाग 9 में, संविधान में इसे भाग 9 में ऐड किया गया है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ के रूप में जोड़ा गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? सर पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? सर 24 अप्रैल 1993 से शुरू हुई। याद रखो, पढ़ते रहो, जागते रहो, सो मत जाना। जीएस है ही ऐसी चीज जो सुला देती है, लेकिन जीएस ही वो चीज है जो टॉपर बना देती है। अगर टॉपर बनना है ना भाई तो झपट्टा मार के पढ़ो, जान लगा दो तब तक एग्जाम ना निकले, और इस बार वर्दी लेकर रहनी है। और सिलेक्शन के बाद इसी वीडियो के कमेंट में आकर बताना कि सर हाँ यहीं से क्वेश्चन आया था, यहीं से मैं पढ़ा था और यहीं से मैंने सिलेक्शन लिया है। बात समझ में आ रही है ना? चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए, एग्जाम इस बार बच के नहीं जाना चाहिए। क्लियर है ना भाई? आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या है सर, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। सर सिंपल सी चीज है, पंचायती राज, अभी दो पंचायत, उत्तर प्रदेश में तो पंचायत ये हमारे पंचायती राज वाले इलेक्शन भी होने वाले हैं अगले साल। तो देखो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। द पंचायती राज सिस्टम हैज 3 लेवल्स, ओके। फर्स्ट इज ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर जो गांव के स्तर पर होती है वो ग्राम पंचायत होती है, जहां पर प्रधान बनते हैं, ठीक है। जहां पर हम जहां उत्तर प्रदेश में तो ऐसा प्रचलन है, जब प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो फिर बहुत सारे जो है दावतें मिलती हैं, है ना। जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो बहुत सारे जो है अपनी जनता को, जो है जो गाँव के लोग होते हैं उनको दावतें देती हैं। बहुत मजा आता है इन इलेक्शनों में, एक त्योहार का माहौल होता है, ठीक है। और राइवलरी अच्छी खासी होती है, मजा आता है, कोई किसी को वोट देने की बात करता है, कोई किसी को वोट देने की बात करता है। तो ये ग्राम पंचायत की बात है। यहां का नेता ना हमारे ही बीच रहेगा। गांव के प्रधान जी कहां जाएंगे? गांव छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे, तो गांव में ही रहेंगे ना। तो ग्राम पंचायत स्तर। दूसरा सर पंचायत समिति, प्रखंड पंचायत, ब्लॉक स्तर, ओके। जो ब्लॉक के हिसाब से खंड विकास, जो बीडीसी वाले होते हैं, जो बीडीसी वाला इलेक्शन होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट वाला, तो इसी तरीके से ब्लॉक पंचायत जो होती है सर, यहाँ पे फिर एक ब्लॉक प्रमुख बनता है। क्या बनता है? ब्लॉक प्रमुख बनता है। उसके बाद सर जिला परिषद, जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं, इनके अंडर कई सारे गांव आते हैं और ये जिला स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो इस तरीके से 3 लेवल पर ये जो है ये चुनाव होता है। बहुत मजा आता है इस चुनाव में, और 4-4 वोट एक साथ डलते हैं, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, एक इनके सेक्रेटरी होते हैं, मतलब एक इनके सहायक होते हैं, एक बीडीओ का, एक जिला पंचायत का। तो ये सारे इलेक्शन एक साथ होते हैं और बहुत ही मतलब जो लोकल लेवल पर
बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हम ही लोगों के बीच में से कोई ना कोई एक प्रधान बनेगा, फिर एक जिला पंचायत सदस्य बनेगा, एक ब्लॉक पंचायत ब्लॉक समिति का अध्यक्ष वो बनेगा सदस्य, फिर उसका यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा, और यहां पर सर क्या होगा, यहां पर जिलाध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से सिस्टम चलता है। तो देखो यह संरचना बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने सुझाई थी। देखो पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के रिकमेंडेशन पर आई, सुझाव पर आई? तो सर बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर आई। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कि सर पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सुझाव पर लागू की गई? तो सर बलवंत राय मेहता समिति के नाम पर, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर लागू की गई, और सर 1957 में समिति गठित हुई। भाई आगे की तरफ चलें तो आगे की तरफ देखते हैं सर इसमें है क्या सिस्टम। तो देखो स्टेट रिजर्व, तो जो राज्यों का रिजर्वेशन है, तो मिनिमम 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। मतलब अगर 100 आदमी, अगर 100 प्रधान बनेंगे तो 100 में से कितने, 100 में से 33 प्रधान महिलाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 33 प्रधान महिलाएं बनेंगी। तो 33% का आरक्षण अनिवार्य है। कई राज्यों में यह बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, जो हमारे देश में अभी तक, अब से पहले चलता आ रहा था कि कास्टिज्म, जो जितनी भी भाई जो ऊंची जाति हैं, कुछ जातियों को नीचा समझा जाता है, कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता है, तो उन जातियों की व्यवस्था को सही और इक्वल लाने के लिए क्या किया गया? रिजर्वेशन लाया गया SC और ST वाले लोगों के लिए, जिन्हें जो है सरकार, जो समाज में, सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया, समाज में जो है ऊंच नीच का जो सिस्टम होता है उनको इक्वल लाने के लिए। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनिवार्य है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, तो पंचायत क्या, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। भाई गांव का प्रधान 5 साल के लिए चुना जाता, फिर वो भी आम आदमी। तो पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा मजे की बात पता है क्या है? वो ये है कि 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाएगा, और 5 साल बाद वो व्यक्ति अगर अगले चुनाव में हार गया, या वो चुनाव ना लड़ पाया, किसी वजह से दूसरी सीट आ गई, तो फिर वो आम आदमी है, तो उसे उस गांव में ही रहना है। तो वो हर एक व्यक्ति की बात समझेगा, हर एक व्यक्ति की बात सुनेगा, उसे सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गांव में ही रहना है, गांव छोड़ के तो भाग नहीं जाएंगे। तो करप्शन बहुत कम लेवल पे यहां पर किया जा सकता है। अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो गई, अगर कोई 5 वर्ष से पहले, भगवान ना करे किसी गांव के प्रधान के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। क्या होता है? 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं सर क्या है। द फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I के अकॉर्डिंग, 200 ABCDEFGHI है ना, तो इसी तरीके से 243I के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य को हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग बनाना अनिवार्य होता है। राज्य वित्त आयोग बनाना अनिवार्य होता है। और कार्य क्या है इसका? कार्य क्या है राज्य वित्त आयोग का? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे, पंचायतों में कितना पैसे की जरूरत है, कितना पैसा दे दिया गया है प्रधान को, और प्रधान ने क्या वो इंप्लीमेंट भी किया है? गांव की सड़कें बनवाई कि नहीं बनवाई प्रधान ने? गांव में हर चौराहे पर खंबे लगवाए कि नहीं लगवाए प्रधान ने? एक प्रधान की बहुत पावर होती है, लेकिन प्रधान जानते नहीं है बस उस पावर को। चाहे तो चुंगी कर भी ले सकते हैं, कोई मेला लगा उसका तो जितने भी तुम्हारे टैक्स वो सारे प्रधान ले सकते हैं। ठीक है, तो पंचायतों की जो है जांच करने के लिए जो पैसा दिया गया है, कितना क्या किस तरीके से। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है इससे रिलेटेड? सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की परिभाषाएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 243B, सर इसमें त्रिस्तरीय पंचायतें होंगी ये बताया गया है। 243D मतलब ABCD, इस तरह क ख ग घ। ठीक है, तो इस तरीके से भाई 243, 243A, 243B, क्योंकि बाद में जोड़ा गया ना तो AB करके जोड़ा गया है। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, इसमें ABCD और अलग अलग लाइनें लिखी गई हैं। तो 243 में परिभाषाएं लिखी गई, 243B में 3 टियर पंचायतें होंगी, 243D में रिजर्वेशन आरक्षण होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसे फिर एक ही जगह क ख ग घ ऐसे लिख लो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम होता। आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, देखते हैं और क्या क्या इसमें नया है। तो आर्टिकल 243E, अनुच्छेद 243E, तो अनुच्छेद 243E में क्या बताया गया है सर? अनुच्छेद 243E में कार्यकाल बताया गया है। 243F में
अयोग्यता बताई गई, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ठीक है, 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। के में सर चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग की बात की गई। चुनाव, राज्य चुनाव आयोग जो है कंडक्ट कराता है। चुनाव चिन्ह मिलते हैं हर गांव को, जैसे किसी का अनाज ओसाता किसान, जैसे किसी का अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलते हैं, वो कार है ना, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक, आइए देखते हैं। और यहां पर देखते हैं सर, हाँ, भारतीय संविधान, देखो क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग के अंतर्गत वर्णित है? अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप डिस्क्राइब्ड? ये क्वेश्चन के बाद फिर हम सीधा कहां जाएंगे? सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जाएंगे, जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं। वीडियो की ड्यूरेशन पर मत जाओ। जब तुम बेटा कोचिंग में पढ़ते हो ना, कई कई हजार रुपए की फीस देकर, जब आप कोचिंग में पढ़ते हो ना कई कई हजार रुपए की फीस देकर, उसमें भी टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो ये देख रहे होते हैं कितनी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है, कितना ज्यादा और बच्चों को आगे लेकर जाया जा सकता है, कितना ज्यादा बच्चों को बांध कर रखा जा सकता है, ताकि वो अपना प्रमोशन करें, ताकि वो बता हमारी कोचिंग में इतने बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कोचिंग तो ये है, हमारी कोचिंग तो वो है। बच्चे पढ़ाई वाली चीज इस 1 घंटे में इतना सीख जाओगे ना, जो 10 क्लास में नहीं सीख पाओगे, चाहे कहीं भी पढ़ो, मेरी गारंटी। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना भाई, ये चीजें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये रामबाण हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप कहोगे, तब आप जानोगे सर क्या पढ़ा दिया था, सर मजा आ गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना? आ जाओ सर, ऑप्शन ए पार्ट 1 फटाफट से देखो। कमेंट यार प्लीज देखो, मुझे तुमसे रिक्वेस्ट है, आप जब वीडियो देखा करें, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, आपको सिंपल सा वीडियो को लाइक कर देनी, प्लीज यार लाइक कर दिया करो। उससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए, ना आज चाहिए ना आने वाले 10-15 सालों तक चाहिए। मैं कंटिन्यूअसली इसी तरीके से सेवा दूंगा, ये मेरा पैशन है। मुझे मजा आता है जब बच्चा कंपीट करता है और जब बच्चा एग्जाम क्लियर करता है और आकर एक बार कह दे गुरुजी आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया था सर, मजा आ गया। बस मुझे ये, मेरी फीस यही है। क्लियर, अच्छे से पढ़ो सारी चीज, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, उससे थोड़ा और हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा। लाइक कर दिया करो और कमेंट में बता दिया करो यार सर कैसा पढ़ा रहे हो, कैसा नहीं पढ़ा रहे हो, क्या चला जाएगा थोड़ा सा कमेंट में, पैसा थोड़ी ना लगेगा, है ना? तो प्लीज यार कर दिया करो। अब ये मत कहना कि सर आप पढ़ाई के बीच में ये क्या कह रहे हो, बस थोड़ी सी बात कह दी समझा दी, अब आगे पढ़ाई, अभी तक पढ़ाई कर रहा था अभी भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन यार इतना कर दिया करो, हमारा भी थोड़ा सा ना एक मोराल थोड़ा बढ़ जाता है, हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे को अच्छी लगी बुरी लगी, बच्चे के समझ में आया कि नहीं आया। भाई इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं जानता हूँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ आप लोगों के जैसा। ठीक है, एक गली में घूमता हुआ छिछोरा लड़का। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रही है क्लास, मुझे पता होना चाहिए। दैट क्लियर, बात समझ में आई? मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूं, मैं आया ज्ञान दिया और चला गया, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, जितना तुम सीख रहे हो उतना मैं सीख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सर, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, बताओ फटाफट से आंसर क्या? आंसर तो बता दिया करो यार, है ना? हाँ, तो आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पार्ट 2 नागरिकता। ठीक है, तो बात की जाए तो सर यहां पर आ गए हम, आंसर पार्ट 2। क्लियर, यहां पर अगर हम आ गए तो इसे भी देख लेते हैं सर। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, किसका? भाग 2 में सर नागरिकता का जिक्र है, और भारतीय नागरिकता संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। ये सारे आर्टिकल अगर सीखने हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो पॉलिटी रिवीजन क्लास 2 प्ले लिस्ट में पड़ी हुई दिल्ली पुलिस वाली, पॉलिटी रिवीजन क्लास 2 को जाकर उठाकर देख लो भाई, मजा आ जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। सारे इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताइए ना आर्टिकल को याद करने की, तो एक बार सीख लोगे ना फिर जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे, कोई भुलाने की भी कोशिश करेगा तो भी नहीं भूल पाओगे। क्लियर, आगे आ जाओ। ये अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता से जुड़े थे, ये अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता से जुड़े थे। आर्टिकल्स ऑफ सिटीजनशिप, तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया? संविधान लागू होने पर नागरिकता। ठीक है, जब भारतीय संविधान लागू हो, जो भारत का व्यक्ति है वो नागरिक होगा। सर आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है? पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए गए, बंटवारे के समय जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे, जो हिंदुस्तान आना चाहते थे वो हिंदुस्तान आ सकते थे, और जो इंडिया में रह रहे थे वो इंडिया से रहने वाले लोग पाकिस्तान जा सकते थे। तो आर्टिकल 6 में बताया गया कि जो पाकिस्तान से भारत में लोग आएंगे उनकी नागरिकता का क्या क्या सिस्टम है। उसके बाद सर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो
आर्टिकल 7 आ जाएगा। और आर्टिकल 7 क्या कह रहा है सर? आर्टिकल 7 कह रहा है पाकिस्तान गए और लौटे प्रवासी। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है सर? विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, जो विदेशों में भारतीय नागरिक रह रहे हैं, वो क्या क्या उनकी नागरिकता का सिस्टम क्या है? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। अगर किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो फिर क्या उसकी भारतीय नागरिकता मेरे भाई खत्म हो जाती है। जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं विराट कोहली लंदन रह रहे हैं, विराट कोहली लंदन रह रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जो है ब्रिटेन के नागरिक नहीं है। जैसे ही विराट कोहली ब्रिटेन के नागरिक हो गए, वैसे ही उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो फिर इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे, फिर वो इंग्लैंड के लिए खेलेंगे। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से सिस्टम होता। आर्टिकल 9, तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखो भाई आर्टिकल 9 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है सर? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। सर आर्टिकल 11 क्या कह रहा है सर? आर्टिकल 11 कह रहा है संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है कि संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जहां पर एमपीज चुनकर भेजे जाते हैं, है ना, लोकसभा जहां पर एमपीज चुनकर भेजे जाते हैं। और आर्टिकल कौन सा है? मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे तुमसे पूछना है कौन सा आर्टिकल है लोकसभा का? भैया मेंशन करके बता दिया करो यार कमेंट में। मुझे तुम लोगों से यही चाहिए, बस कुछ और नहीं चाहिए। कमेंट करके बता दिया करो मेरे भाई। क्लियर? आगे सिटीजनशिप एक्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सिटीजनशिप एक्ट क्या है? तो सिटीजनशिप एक्ट आया था, नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में, 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। यह बताता है कि, क्या बताता है ये एक्ट? सर ये नागरिकता अधिनियम क्या कहता है? तो सर ये कहता है कि 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिली या खोई जाती है, ठीक है। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता तो क्या? तो देखो, या तो 1950 के बाद, या तो 1950 जन्म से जो भारत में पैदा होगा उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। वंश से मतलब माता पिता दादा दादी, कोई एक व्यक्ति जो है यहां पर पैदा हुआ हो। उसके बाद पंजीकरण से, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर स्वाभाविकरण से, या फिर क्षेत्र के विलय से। अगर मान लीजिए जैसे सिक्किम आगे चलकर भारत में ऐड हुआ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ? अभी आगे चल के समझ रहे हैं सर। सिक्किम जैसे भारत बाद में भारत का हिस्सा बना, तो कौन से अमेंडमेंट के बेसिस पर बना? सर अभी समझते हैं आगे चलकर। तो ये क्षेत्र के विलय से अगर भाई कोई दूसरा क्षेत्र हमारे भारत में मिलता है, तो उस देश के व्यक्ति भी फिर भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। सिंपल सी चीज है सर। आगे की तरफ देखते हैं सर। सीएए, अभी 2019 में एक सीएए आया था। ये सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सीएए की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर दिख रहा है भाई? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए, हाँ जी। तो देखो सीएए 2019 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था। इसके बारे में बहुत सारे आंदोलन भी चले थे भारत में। क्या था ये? आइए इसको समझते हैं। यह नागरिकता प्रदान करता है किसको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन 3 देशों से अगर इन 6 धर्मों के व्यक्ति, कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, कोई व्यक्ति भारत में आए तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कब हुआ? 2019 में। लेकिन इसमें से कौन सा धर्म बाहर रखा गया? इसमें बाहर रखा गया मुस्लिम, इसमें शामिल नहीं थे सीएए में। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? 6 धर्मों के लोग अगर भारत में आए, इन 3 देशों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। मान लीजिए पाकिस्तान में किसी हिंदू का शोषण हो रहा है, या किसी दूसरे इन सब धर्मों का शोषण हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो उन सब लोगों को अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आगे की तरफ देखें सर। अब देखो क्या है सिस्टम। अब इसमें कौन कौन जो बाद में आए उनमें छूट नहीं है। देखो, जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आएंगे उनकी छूट नहीं है।
31 दिसंबर 2014। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया, जो CAA अमिटमेंट है, इस CAA अमिटमेंट के बेसिस पर 2019 में जो आया था, इसमें बताया गया कि वो जो 6 धर्म के लोग थे, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, है ना, तो वो जो हैं वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन 31 दिसंबर 2014 के बाद आए, ठीक है, उनमें छूट नहीं होगी। क्लियर। अब देखो इसमें 2005 में एक नागरिकता की शुरुआत हुई भारत में, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है? OCI पूर्ण नागरिक नहीं होते, जो OCI कार्ड धारक होते हैं, जो विदेशी लोग भारत में आकर रह रहे हो, उनको OCI कार्ड, मतदान अधिकार नहीं होता, ये लोग वोट नहीं कर सकते, लेकिन भारत के नागरिक होते हैं। इन्हें एक देखो, जो कुछ होते हैं NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया, ठीक है, मतलब जो लोग भारतीय हैं लेकिन दूसरे देशों में रह रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं OCI कार्ड धारक, जो विदेशी हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, ठीक है, क्या है, 2005 में हुई। और क्या इन ये लोग जो हैं भारत में वोट नहीं कर सकते, कब चले जाएं अपने देश, क्या भरोसा भैया। आ जाओ आगे की तरफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन, और यहां से इस क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमारे संविधान संशोधन। और आज सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ा डालूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, बस तैयार रहना भैया, ठीक है। आ जाओ। भारत का कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब ऑप्शन ए क्या कह रहा है सर, 44वां संविधान संशोधन तो नहीं कहीं वो, सर 42वां संविधान संशोधन तो नहीं कहीं वो। मैं बार बार एक बात बता रहा हूं, मैं एक क्लास में इतनी जानकारी देकर चला जाता हूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत मलाई सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो एक बहाना है, असल में तो तुम्हें सारे संविधान संशोधन बताना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ देखते हैं सर 73वां, अरे अरे ये तो पंचायती राज वाला आ गया, ये क्या पूछ लिया, ये तो गड़बड़ हो गई सर। 86वां संविधान संशोधन, कहीं ये तो नहीं, कहीं यही हो, क्योंकि मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है ना। आइए देखते हैं, आंसर है सर इसका 42, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता। आइए देखते हैं क्यों कहते हैं, क्या ऐसा हुआ इसमें ऐसा भैया जो इसे कहा जाता है। देखो भैया यहां पर समझते हैं थोड़ा सा, देखो आंसर तो 42वां संविधान संशोधन है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए सर? इसने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी, तो याद रखना, इसे जोड़ने के लिए याद रखना, और 44वें संविधान में हटाई गई थी, अभी आगे चल के सब समझते हैं, ठीक है। तो देखो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, बाद में वापस 5 वर्ष हो गया था, लेकिन यहां पर 6 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहां जोड़े गए ये आप सब जानते हैं, भाग 4A में, ठीक है। टीपीएसपी को मजबूत किया गया था, इसमें भी बदलाव किए गए थे। उसके बाद सर अगर अगली बात की जाए तो अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं पहले संविधान संशोधन। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहां पर कवर कर डालेंगे, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, बस सारी चीजें अच्छे से देखते चले जाओ। देखो जैसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो सर भारत में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है मेरे भाई, वो कब हुआ है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1951 को हुआ है, 1951, ठीक है। क्लियर। 1951 में हुआ है और पहला संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या किया गया था? इसी में ही जो अभी तक, जब 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और हमने अभी अगर तुमने बता दिया हो कमेंट बॉक्स में, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस संविधान संशोधन में, उसमें जो थी 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई किसमें? पहले संविधान संशोधन में। और किस चीज से? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों से। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है कि भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैध ठहराने के लिए अनुच्छेद 19 सहित
कुछ मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध की अनुमति दी गई। तो पहला संविधान संशोधन यह था कि सर इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों से रिलेटेड था। पहला संविधान, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक संशोधन क्वेश्चन 2-3 देकर जा रहा है भैया, यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे सर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं। देखो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में, 1956 में, और इसमें क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। पुराने राज्य जो पार्ट ABCD को ठहराकर भारतीय संघ की संरचना बदली गई। देखो क्या है, पहले जो भारतीय राज्य थे उन्हें A कैटेगरी, कुछ राज्य A कैटेगरी में थे, कुछ B में थे, कुछ C में थे, कुछ D में थे। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ें। जो हमारे एग्जाम में जितना आता है हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछा जा रहा है हम उतनों की बात करेंगे। तो देखो ABCD कैटेगरी में राज्य हुआ करते थे, तो फिर क्या किया गया, इसमें राज्यों को भाषाई आधार पर देखा गया। यहां पर राज्यों को भाषाई आधार पर जो है राज्य बनाया गया। उसके बाद भारत में आप जानते हैं आज के समय पर 28 स्टेट हैं और कोई भी ABCD कैटेगरी में नहीं है। ABCD कैटेगरी का सिस्टम खत्म कर दिया गया और एट प्रेजेंट टाइम में 8 UT हैं। कितनी है सर? 8 UTs हैं। तो यहां पर इस तरीके से 7वें संविधान संशोधन में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन मतलब रिकॉग्नाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, रिप्लेस द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट ABCD स्टेट्स, रीस्ट्रक्चर्ड, तो रीइंस्ट्रक्चर्ड इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन को रीस्ट्रक्चर किया किसने? 7वें संविधान संशोधन ने। उसके बाद सर कौन सा आ जाता है? सर 10वां संविधान संशोधन आ जाता है। 10वां संविधान संशोधन सर कब हुआ? 1961 में हुआ। सर पहला कब हुआ था? 1951 में। सर पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। सर 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? सर 1956 में। सर 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? सर 1956 में। याद रखना है, पहला 1951, 7वां 1956। सर 10वां संविधान संशोधन कब हुआ? सर 1961 में। क्या हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दादरा और नागर हवेली को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। किस संविधान संशोधन के बेसिस पर? अरे 10वां संविधान संशोधन के बेसिस पर। याद रखेंगे कि नहीं? 10वां संविधान संशोधन के बेसिस पर दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या नई चीज है। देखो भैया अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहां पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सबको क्लियर कर डालूंगा एक एक करके, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आ जाइए देखो सर 10वें के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसमें। 12वां संविधान संशोधन। अरे सर 12वां संविधान संशोधन कब आया था? 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में। सर पहला कब आया था? 1951 में। सर 12वां कब आया है? 1962 में। याद रखेंगे। देखो यहां पर कौन सा? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब यहां पर एक बात बहुत तगड़ी आ गई यार, सर ये तो गलत पढ़ा दिया, गोवा तो राज्य है। अरे गोवा राज्य 2025 के हिसाब से है, आगे चलकर बदलेगा। अभी तो गोवा को क्या बनाया गया? देखो 12वें संविधान संशोधन के बेसिस पर गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद समझ में आई? क्लियर यहां पर बात? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? सर 12वां संविधान संशोधन। उसके बाद सर 13वां संविधान संशोधन जो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आया। ये भी नागालैंड राज्य बनाया गया और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371A जोड़ दिए गए। विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371A में जोड़ दिए गए। यहां तक बात क्लियर है? सर यहां तक बात क्लियर होगी तो थोड़ा सा और आ जाओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या सर, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 14वां संविधान संशोधन भी कुछ कह रहा है सर। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 क्या कह रहा है सर? पौंडीचेरी, जिसे पुदुचेरी कहा जाता है,
को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुदुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन से संविधान संशोधन के बेसिस पर बनाया गया है, तो आप क्या कहोगे? जो कृतांशु सर से पढ़ा होगा बच्चा क्या कहेगा? अरे क्या क्वेश्चन पूछ डाला यार। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। इसमें तो कोई शक ही नहीं बचता बॉस। आगे की तरफ देखेंगे तो सर, तथा अनुच्छेद 239A जोड़ा गया, जिससे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका और मंत्री परिषद बनाने का रास्ता साफ हुआ। जैसे आज के समय में क्या, आज के समय में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, इनके पास है ना पावर क्या विधायी शक्ति बनाने की, तो इसी तरीके से यहां पर भी विधायी शक्तियां होती हैं। सॉरी, चंडीगढ़ नहीं, वो पौंडीचेरी, पुदुचेरी में ही है। क्लियर? तो यहां पर विधायी शक्तियां हैं इन केंद्र शासित प्रदेशों के पास। आगे की तरफ बढ़े तो हम देखते हैं भाई 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो सर क्या सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? अभी पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कुछ बचा ही नहीं बॉस। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसका संसद को संविधान के किसी भी भाग, यहां तक कि मौलिक अधिकार भी संशोधित करने की स्पष्ट शक्ति दी गई। यह गोलकनाथ मामले के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन में संसद को यह पावर मिल गई थी कि संविधान जो है, संविधान में परिवर्तन संसद कर सकती है, और यह आगे चलकर परिवर्तित हुई। जिस तरीके से आज के समय में जो रूलिंग पार्टी है वो काम कर रही है, वो चल के ये कह दे कि भैया जो है ये बदलाव करो कि हम संविधान परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले संविधान में संशोधन किया जाएगा कि संविधान में परिवर्तन कर भी सकते हैं कि नहीं। तो ये गोलकनाथ मामला एक केस था, गोलकनाथ। ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट। तो गोलकनाथ के मामले में ये बात संसद को 24वें संविधान संशोधन में संसद को यह शक्ति मिल गई थी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आगे चलकर परिवर्तन होगा। अभी देखते हैं सर, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ पढ़ ही रहे हैं। 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। भाई 25वां संविधान संशोधन, संपत्ति संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया, संपत्ति संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। ठीक है, एंड और अनुच्छेद 31C जोड़ा गया ताकि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को चुनिंदा आधारों पर चुनौती से बचाया जा सके। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य अपनी पॉलिसी बनाते हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों के बेसिस पर बनाते हैं और सभी चीजों के बेसिस पर चल रही है। उसके बाद सर अगर अगली बात की जाए तो सर 26वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन में क्या है सर? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ओके, पूर्व राजाओं को मिलने वाला प्रीवी पर्स और उनसे जुड़ी सुविधाएं समाप्त कर दी गई। प्रीवी पर्स क्या था? जब भारत आजाद हुआ, तो जब भारत आजाद होने वाला था तो उससे पहले भारत कई छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग जगह के अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को जो है जब भारत में शामिल करना था तो उन्हें प्रलोभन दिया गया कि चलो हम ठीक है, हम तुम्हें हर महीने हर साल के हिसाब से आपको कुछ पैसे देंगे, उसे बोलते हैं प्रीवी पर्स। ठीक है, और 26वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1971 में। और प्रीवी पर्स सिस्टम खत्म कर दिया। राजाओं को अब हम कुछ नहीं देंगे, भारतीय सरकार राजाओं को अब कुछ नहीं देगी, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? कौन सा संशोधन? सर 26वां संविधान संशोधन के बेसिस पर बताई गई ये बात। सर 31वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है सर? 31वां संविधान संशोधन सर 1973 में हुआ था। सर कुछ तो हुआ होगा इसमें। सर आइए देखते हैं। सर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षण से जुड़े तकनीकी समायोजन किए गए। यह संशोधन लोकसभा सीटों को 525 से 545 तक लेकर गया। जो लोकसभा सीटें आज के समय पर हैं 552 थी, अब 550 हो गई, समझते हैं। तो ये 525, उस समय 525 से 545 हुई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 1931। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 प्रीवी पर्स कहां खत्म किया गया? कौन से संविधान संशोधन? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 35वां संविधान संशोधन, याद कर लो, रट लो, एग्जाम में डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा गया तो बचना नहीं चाहिए। क्या? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974
1969 1974 क्या कह रहा है सर? सिक्किम को विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधान, सिक्किम के विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधान जोड़े गए सिक्किम के राज्य बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में। ठीक है, तो सिक्किम को राज्य बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, मेड प्रोविजन फॉर सिक्किम स्पेशल स्टेटस एज पर द सिक्किम एग्रीमेंट लीडिंग अप टू द स्टेटहुड प्रोसेस। तो मतलब राज्य बनाने के प्रयास में 35वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद सर यहां आ जाओ जरा, अभी तक प्रयास चल रहा था 35वें के हिसाब से। 36वां क्या कह रहा है सर? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। मुबारक हो, सिक्किम भारत में शामिल हो गया है। कौन से संविधान संशोधन से? सर 36वें संविधान संशोधन से। इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सर। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के बेसिस पर बनाया गया? तो क्या बताओगे सर? 36वां संविधान संशोधन। बात ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। आगे आ जाओ। 38वां संविधान संशोधन सर 1975 में हुआ। कुछ आपातकालीन घोषणाओं को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और आपातकाल के दौरान किए गए कार्यवाही को सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, कुछ आपातकालीन घोषणाओं को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, मतलब मेड सर्टेन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स नॉन जुडिशियल एंड प्रोटेक्टेड एक्शन अंडर द इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी क्या, हमारे देश में इमरजेंसी 3 आर्टिकल के बेसिस पे होती है, 352, 356 एंड 360। तो इनके बेसिस पर जो हमारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो जितनी भी हैं, ये सब यहां पर ऐड की गई। सर 39वां संविधान संशोधन, तो 39वें क्या कदम उठाए गए ताकि कुछ पदाधिकारियों के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा जा सके। बाद में अदालतों में इनमें कुछ भागों को असंगत करार दिया जाए। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझाऊंगा। बाकी अगर बात की जाए सर पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए वीडियो के लिंक में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको पहुंचना है और पहुंचकर क्या कर देना है सर? पहुंचकर आपको ये पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा क्लास का। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे सर। आगे की तरफ क्या कह रहा है सर? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आओ इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1976 में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। विस्तृत संशोधन किए गए, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। प्रस्तावना में क्या ऐड किया? जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान की, उसमें सामाजिकवाद, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। सामाजिकतावाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए और अखंडता, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को सशक्त किया गया। कई संस्थागत प्रावधान बदले गए, जिनमें से कई को बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित भी किया गया। ठीक है, तो क्या है इसमें? तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों में को सशक्त किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इसमें, और इसमें क्या अखंडता को जोड़ा गया, शब्द को जोड़ा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादिता को जोड़ा गया प्रस्तावना में भारतीय संविधान की। तो ये पूरा 42वां संविधान संशोधन के बेसिस पर हुआ। अभी से पढ़ के भी आ रहे हैं सर। 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है 1978 में? सर 44वां संविधान संशोधन कह रहा है 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को पलटा संशोधित किया गया, कुछ मौलिक अधिकारों को सुरक्षा बहाल की गई और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का दायरा घटाया गया और कुछ जांच संतुलन वापस लाए गए। ठीक है, कुछ जांच संतुलन वापस लाए गए। तो ये पूरा सिस्टम 44वें संविधान संशोधन में। देखो क्या है 42वें संविधान संशोधन में, या उससे पहले सरकार ने जो काम कहते हैं इमरजेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी में हम लोग इमरजेंसी के दौरान हम लोग जो हैं क्या करेंगे? इमरजेंसी के दौरान हम लोग राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का शासन होगा, जब देश में राष्ट्रपति शासन होगा, तो उस राष्ट्रपति शासन में जो है जुडिशरी रिव्यू नहीं था, मतलब न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल सकती थी। तो 44वें संविधान संशोधन में जब राष्ट्रपति आपातकाल होगा, उस समय न्यायिक प्रक्रिया चल सकती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला देखते हैं सर। अगला क्या है सर? 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में क्या है? ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देंगे। ठीक है, देखो जो दल बदला जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी पार्टी का, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी का है और दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का है। ठीक है, तो कांग्रेस से अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में जाता है तो वो विधायक नहीं होगा। चले जाओ तुम। ठीक है, और
अगर कोई विधायक भाजपा से कांग्रेस में आता है फिर क्या होगा, तो फिर वो उसकी विधायक जो उसका पद है वो खत्म हो जाएगा, फिर उस क्षेत्र में 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। ये दल बदल, तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल कानून जो बनाया गया वो 10वीं अनुसूची जोड़कर बनाया गया, ठीक है, दल बदल विरोधी। क्लियर। अगली बात की जाए सर तो 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। देखो, विषय विशेष बदलाव, कुछ विशेष परिस्थितियों में अवधि छूट प्रदान की गई। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति शासन आदि में विशेष विस्तार के प्रावधान इसमें आए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है सर। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतलब जो आज के समय में जो वोट दे सकते हैं व्यक्ति किस उम्र से, तो 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। पहले 1989 से पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता था, ठीक है। क्या किया गया, 61वें संविधान संशोधन के बेसिस पर वोट देने की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष तक का व्यक्ति, 18 वर्ष से बड़ा व्यक्ति जो है वोट दे सकता है, बालिग होगा, ठीक है, अडल्ट माना जाएगा। उसके बाद सर अगली बात की जाए तो यहां पर देखी जाएगी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69वां संविधान संशोधन। और 69वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं सर। तो 69वां संविधान संशोधन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया। 69वां संविधान संशोधन से हर एग्जाम में, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक बार पूछ के जो है एग्जामिनर रुक नहीं रहा। एग्जामिनर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ठीक है, एनसीटी एनसी नेशनल एनसीआर कह देंगे इसको हम, एनसीटी एनसीआर, ठीक है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए, दिल्ली के लिए कुछ विधायी प्रशासनिक संरचना मिली, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली का जो एनसीआर क्षेत्र है, जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के बेसिस पर बनाया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 के बेसिस पर बनाया गया। उसके बाद सर 71वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ये जो 1992 में हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सब मैं पढ़ा चुका हूं 8वीं अनुसूची में। 72वां संविधान संशोधन क्या कहता है सर, त्रिपुरा के लिए राज्य विशेष संशोधन, जनजातीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक समायोजन के लिए प्रावधान किए गए। उसके बाद सर अगला 73वां संविधान संशोधन, ये सब जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात है, इसमें कुछ है नहीं सर। 74वां संविधान संशोधन, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही, तो इसे देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, जो हमारे यहाँ पर नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय, अब जैसे नगर पालिकाओं की बात चल रही है, तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है मुझे फटाफट से बताओ आपकी नगर पालिका कौन सी है या आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं विद स्टेट, ठीक है। उसके बाद को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9A जोड़ा गया और नगर निकायों के लिए चुनाव, आरक्षण और शक्तियों की संस्थागत प्रावधान किए गए। उसके बाद सर अगले की मैं बात करूं तो सर 75वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं हम। 75वां संविधान संशोधन 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994। 75वां संविधान संशोधन 1994 किराया नियंत्रण कानूनों को मजबूत किया गया ताकि किराएदार मालिक संबंध सुधारें, ठीक है। किराएदार नियंत्रण कानून को मजबूत किया गया क्योंकि जहां पर जो रेंट, अब भाई बड़ी बड़े ऑफिस के भी रेंट, बड़े बड़े ऑफिस भी रेंट पर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी रेंट पर होती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति किराएदार हो उनके लिए 75वां संविधान संशोधन आया ताकि किराएदार मालिक संबंध को सुधारा जा सके। जो भारत में किराएदार और मकान मालिक हैं उनके संबंधों को सुधारा जा सके। कौन सा एक्ट सर, 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है। उसके बाद सर 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है। मैं
तमिलनाडु के 69% आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी गई थी। फिर 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया। उसमें क्या किया गया था, उसमें अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और जिससे एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिला। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन कब आया था, 1995 में आया था, जिससे जो एससी कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति प्रमोशन में जो है हेल्प मिली। उसके बाद सर 78वां संविधान संशोधन 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया, जो अधिक भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। ठीक है, मतलब भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में इसमें जोड़े गए। 78वां संविधान संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड है। किससे है, भूमि सुधार। ठीक है, पक्की बात है, एक तो 78वां है और एक पहला था भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सर अगला अगर बात की जाए तो सर 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 79वां संविधान संशोधन। तो 79वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है सर, 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर, 1999 में हुआ था। और एससी एसटी आरक्षण 10 वर्ष और 2010 तक बढ़ाया गया। एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, 2010 तक के लिए। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन के बेसिस पर। उसके बाद 80वां संविधान संशोधन 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ था और केंद्र और राज्यों के बीच नया कर वितरण फॉर्मूला लागू किया गया था। क्या, इंप्लीमेंट रिवाइज टैक्स शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है इनके बीच में टैक्स को आपस में डिवाइड किया जाए ताकि राज्य की भी इनकम हो और स्टेट की भी इनकम हो, क्योंकि राज्य भी नई नई योजनाएं तभी तो लेकर आएगा जब पैसा होगा और स्टेट भी नई नई योजनाएं तभी लेकर आएगा जब पैसा होगा। ठीक है, अगली बात की जाए तो सर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में हुआ था, एससी एसटी के रिक्त पदों को अगले वर्षों में ले जाने की अनुमति दी गई। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, इस वैकेंसी में 200 एससी की सीटें हैं। ठीक है, तो अगली वैकेंसी आएगी 150 की। अब ये 200 वैकेंसी पूरी भरी नहीं गई, इनमें से केवल 150 लोग जो हैं नौकरी कर रहे हैं, बाकी 50 सीट खाली रह गई। तो ये जो बची हुई 50 सीटें यहां पर ऐड कर दी जाएंगी अगली वैकेंसी में, जिससे 200 सीट फुल हो जाए। ठीक है, उसके बाद सर 82वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 2000 में 82वां संविधान संशोधन कह रहा है सर एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण में छूट की अनुमति हो। मतलब परमिटेड रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। 82वां संविधान संशोधन है। ठीक है, क्या मतलब, जैसे मान लीजिए जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, रिलैक्सेशन हो। जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो कट ऑफ लग रही है, नॉर्मल जो कट ऑफ लग रही है वो लग रही है 195 पर, तो एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए ये कट ऑफ जाएगी कितनी, इसे कितना भी भेज सकते, जैसे 192 कर दिया। ठीक है, मतलब जनरल वालों से थोड़ा कम। किस संविधान संशोधन के बेसिस पर कहा गया सर, 82वां संविधान संशोधन के बेसिस पर कहा गया। सर कब कहा गया सर, 2000 में कहा गया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद सर आगे की बात करे जाते हैं। आगे की बात करें तो यहां पर देखते हैं सर क्या है, देखो आगे की बात की जाए तो सर यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पूरी पढ़नी है, यहां पर इतनी बात ध्यान रखनी है। क्लियर, 83वां संविधान संशोधन एक्ट 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया। ठीक है, जनजातीय संरचना के कारण अरुणाचल प्रदेश को पंचायत आरक्षण नियमों से मुक्त किया गया। पंचायत आरक्षण जो, ठीक है, जो पंचायती राज में आरक्षण है ना, उससे अरुणाचल प्रदेश को मुक्त कर दिया गया। मतलब वहां पर आरक्षण जो है सिस्टम नहीं। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में की बात करें तो 2001 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्समायोजन किया गया, जबकि सीट फ्रीज 2026 तक रखा गया। ठीक है, देखो क्या 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्समायोजन हुआ 84वें संविधान संशोधन के बेसिस पर। और जो संसद की जो सीट विस्तार होगा, संसद की सीटों का जो विस्तार होगा, संसद की जो सीटें बढ़ेंगी वो 2026 में बढ़ेंगी। कब बढ़ेंगी, 2026 में बढ़ेंगे। क्लियर, उसके बाद सर 85वां संविधान संशोधन आया 2001 में। एससी एसटी के पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई। ठीक है, जो मतलब प्रोवाइडेड
कॉन्सिक्वल सिक्योरिटी सीनियोरिटी फॉर SC ST प्रमोशंस, ठीक है, जो एग्जाम में जितने नंबर आए उसके बेसिस पर जो है वो पदोन्नति मिलेगी। फिर 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, और इसमें क्या 86वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 86वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21A, इसमें 86वें संविधान संशोधन के बेसिस पर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्यों द्वारा, ठीक है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बता दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के बेसिस पर सर? 86वां संविधान संशोधन के बेसिस पर। उसके बाद सर अगली बात की जाए तो 87वां संविधान संशोधन, ठीक है। 87वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 2003 में आया था। 2001 की जनगणना आधारित सीट आवंटन अद्यतन किया गया, मतलब सीट मतलब ये पार्लियामेंट की सीटों की बात की गई है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की बात कर रहे हैं सर। SC और ST आयोग को 2 अलग अलग स्वतंत्र आयोगों में विभाजित किया गया। पहले SC ST आयोग एक था, अब SC ST को क्या अलग अलग आयोग बना दिए गए, किसके बेसिस पर? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर। 90वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और असम के बोडोलैंड क्षेत्र में ST आरक्षण दिया गया, ठीक है। असम के बोडोलैंड क्षेत्र में ST आरक्षण दिया गया। फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात कर रहे हैं सर। मंत्री परिषद का आकार सदन की कुल शक्ति के 15% तक सीमित रखा गया, ठीक है। क्या मंत्री परिषद, क्या जैसे हम जानते हैं ना भाई, जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा या जैसे राज्यसभा होती है, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा में जो लोकसभा में जिस नेता के अधिक विधायक होंगे, सॉरी लोकसभा में विधायक नहीं होते, सांसद होंगे, कौन होंगे? सांसद होंगे। इन सांसदों में से ही जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री क्या करेगा मेरे भाई? वो प्रधानमंत्री चुपचाप से एक काम करेगा। क्या काम करेगा? वो प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का गठन करेगा और लोकसभा का 15%, जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति, 100 सांसद हैं, ठीक है, लोकसभा में, तो लोकसभा में जब 100 सांसद हैं तो 100 में से 15 को ही मंत्री बनाया जा सकता है। 15% जो है हाउस स्ट्रेंथ का 15% लोग जो है मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद सर अगली बात की जाए तो सर 92वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं सर हम, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात कर रहे हैं। इसमें बोडो, डोगरी, संथाली ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था सर। केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में OBC आरक्षण अनुच्छेद 15(5) सक्षम किया गया, तो मतलब OBC आरक्षण आ गया, ठीक है। OBC आरक्षण अनुच्छेद 15(5) के बेसिस पर जो है 93वां संविधान संशोधन में OBC आरक्षण आ गया। 94वां संविधान संशोधन एक्ट 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 में हुआ। जनसंख्या बदलने पर झारखंड में मंत्रियों की सीमा बढ़ाई गई, मंत्रियों की सीमा बढ़ाई गई। जो भाई सभा है, सदन है, चाहे लोकसभा हो या विधायी प्रक्रिया हो, तो विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल में जो है मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ, ठीक है। SC ST आरक्षण फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 2020 तक चलने के लिए, ठीक है। SC ST आरक्षण 2020 में बढ़ा दिया गया और 2020 के बाद ये फिर बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वोट चाहिए नेताओं को, क्लियर। अगली बात की जाए तो सर यहां पर आ जाते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट 96वां संविधान संशोधन 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 8वीं अनुसूची में उड़िया को ओडिया नाम दिया गया, ठीक है। तो उड़िया भाषा, जो पहले उड़िया भाषा थी, वो अब क्या ओडिया भाषा कहला दी गई, ठीक है, ठीक। तो 8th शेड्यूल में नाम दिया गया, 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा थी, उसको ओडिया कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट? 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर 2011 में हुआ था। फिर 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। कब हुआ? 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, और भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां, ठीक है, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 99वां संविधान संशोधन हुआ सर 2014 में। इसमें क्या है? न्यायिक नियुक्ति के लिए NJAC नाम
बनाया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो जब असंवैधानिक हो गया फिर बात ही नहीं बचती। ठीक है सर, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया गया और सीमा क्षेत्रों को विनियमित किया गया। भारत बांग्लादेश की सीमा से संबंधित 100वां संविधान संशोधन रहा। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन रहा। 101वां संविधान संशोधन कल रात लाइव में आकर बताई गया हूं अच्छे से। क्या बता गया हूं सर? जीएसटी के बारे में 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जीएसटी ऐड किया गया था। क्लियर? तो ये तो मैंने तुम्हें सब इकोनॉमिक बूस्टर वाली जो क्लास है उसमें सब समझा दिया है, इसको अच्छे से समझ सकते हो, इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन देखते हैं सर। 102वां संविधान संशोधन, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बेसिस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, जो पहले एक साधारण वैधानिक निकाय था, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से बेसिस पर? 102वें संविधान संशोधन के बेसिस पर। ठीक है, क्या इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए। कौन सा? एक 338B, क्या? एनसीबीसी की संरचना, शक्तियां और इनके कार्य बताए गए इसमें। सर 342A में क्या बताया गया? ओबीसी सूची अधिसूचित करने की शक्ति पहले केवल राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, लेकिन अब संसद के पास। इस संशोधन से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तय करने की शक्ति कम हो गई, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। राज्यों के पास जो राज्य जिन जिन जातियों को ओबीसी कैटेगरी में पहले ऐड कर लेते थे, वो राज्यों की शक्ति कम हो गई, केंद्र के पास ज्यादा पहुंच गई। ठीक है, तो देखो इसके बाद में 105वें संविधान संशोधन 2021 में से सही भी किया गया है। अभी आगे चलकर देखते हैं क्या किया गया। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 103वें संविधान संशोधन 2019 के बेसिस पर क्या किया? प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के बेसिस पर? सर 103वें संविधान संशोधन के बेसिस पर। कब हुआ था सर? 2019 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो हाँ बिल्कुल ये सिंपल सी चीज है। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग सॉरी, ये 10% वाला सिस्टम जो है, यह आरक्षण 10% आरक्षण किसको दिया जाएगा? तो यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। ठीक है, अगर किसी की पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो सालाना, तो उसको ईडब्ल्यूएस, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ जाता है और फिर उसको क्या 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस यह 50% आरक्षण सीमा के अतिरिक्त है, जो बाद में ये सब बात की चीज चली, लेकिन ये बाद में संशोधन हो गया। उसके बाद सर क्या? 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। 104वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा की जो एंग्लो इंडियन सीट थी, पहले 552 हुआ करती थी, अब सर 550 रह गई हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? 104वें संविधान संशोधन के बेसिस पर। 104वें संविधान संशोधन में और क्या हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मनोनीत सीटें समाप्त कर दी गई। लोकसभा और राज्यों में SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। कौन से संविधान संशोधन के बेसिस पर? 104वें संविधान संशोधन के बेसिस पर जो SC/ST रिजर्वेशन है, इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद यह SC/ST आरक्षण का 5वां विस्तारण था, 5वीं बार बढ़ाया गया SC/ST आरक्षण। उसके बाद सर 105वां संविधान संशोधन एक्ट आ जाता है, 2021 में हुआ है। यह राज्य सरकारों को अपनी राज्य ओबीसी सूची बनाने और उनमें संशोधित करने की शक्ति वापस दी गई। ठीक है, 105वें संविधान संशोधन में जो राज्य हैं वो ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन सी कास्ट को रख सकते हैं या किस किस कास्ट को निकाल सकते हैं, यह शक्ति फिर दोबारा से 105वें संविधान संशोधन में लौटा दी गई, पहले जो है छीन ली गई थी। क्लियर? उसके बाद सर अब क्या है? यह संशोधन इसलिए आया क्योंकि 102वें संविधान संशोधन के चलते ओबीसी सूची पर नियंत्रण को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। ठीक है, तो 102वां जो संविधान संशोधन था, इसके चलते क्या दिक्कत हो गई थी? ओबीसी पर लेकर भ्रम हो गया था कि ओबीसी कास्ट में जो सेंट्रल ही चेंज कर सकती है, सेंटर केंद्र सरकार ही चेंज कर सकती है, इसलिए अलग से अमेंडमेंट आया 105वां संविधान संशोधन, जिसके बेसिस पर ओबीसी सूची जो है अब राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगी। उसके बाद सर अगला हाँ अगला क्या है सर? अगला है 106वां संविधान संशोधन, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, इसमें क्या है सर? इसमें प्रोवाइडेड 33% वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज,
स्टेट असेंबलीज, ठीक है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण प्रावधान किया गया। मतलब जो भी जितने भी वोटिंग जहां से भी चुनाव कर कर जो है लोग पहुंचते हैं, चुनाव के माध्यम से लोग पहुंचते हैं, वहां पर 33% आरक्षण होगा महिलाओं का। लोकसभा में भी 33% महिलाएं होंगी, राज्यसभा में भी 33% महिलाएं होंगी, राज्य की विधानसभाओं में भी 33% महिलाएं होंगी। और इसी तरीके से ये 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए इसमें 106 में। अनुच्छेद 330 ए के अंडर, अनुच्छेद 330 ए के अंडर वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ठीक है, 330 ए के। और 332 ए में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। भाई क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई है? ओके, यह आरक्षण तभी लागू होगा जब नेक्स्ट सेंसस इनकम्प्लीट, ठीक, मतलब क्या, जब अगली जनगणना और सीमांकन पूरा हो गया हो तब यह आरक्षण लागू होगा। मतलब 2026 के बाद से 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक ठोक के जाएंगे। उसके साथ साथ यहां पर ये जितनी भी मैंने चीजें समझाई हैं इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से पढ़ो, चाहे 2 बार में पढ़ो, 4 बार में पढ़ो, जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, क्लियर कर देनी है सारी चीजें। बाकी चीजें समझ में आ गई तो एकदम लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जाना, और अच्छे से पढ़ो, अपना और अपने को ध्यान रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।